हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अनुभव श्रीवास्तव। वेलकम टू अनुभव आईटेक। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शंस। कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इन जावा एज पर द इंटरव्यू आल्सो। वी विल डीप डाइव इनटू एवरीथिंग व्हाट इज कलेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली एरे क्या होता है? हमारा होमोजीनियस टाइप का होता है। और जो है जैसे लिस्ट ऑफ इंटीजर, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दो टाइप के चीजें होती हैं। होमोजीनियस मतलब जैसे लिस्ट ऑफ इंटीजर हो गया, लिस्ट ऑफ फ्लोट हो गया, ये होमोजीनियस टाइप है। हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें इंट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट में और साथ ही फ्लोट की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, ये हमारा होता है हेट्रोजीनियस टाइप। और एरे और कलेक्शन में पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या होता है कि एरे क्या होता है कि उसकी साइज फिक्स होती है। आपने एरे पढ़ा है तो उसकी साइज जो है फिक्स होती है, ठीक है। लेकिन कलेक्शन क्या होता है? रिसाइजेबल होता है, ग्लोबल इन नेचर होता है, उसकी साइज फिक्स नहीं होता। तो मेमोरी वाइज तो कलेक्शन बेस्ट है, लेकिन मेमोरी वाइज एरे ज्यादा बेस्ट नहीं इन कंपेयर टू कलेक्शन, ठीक है। और लेकिन इसकी परफॉर्मेंस एरे की ज्यादा बढ़िया होती है और कलेक्शन की परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं होती इन कंपेयर टू एरे, ठीक है। अब चलते हैं हमारा कलेक्शन क्या होता है। कलेक्शन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। जैसे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हो गया, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। तो ये सारी चीज क्या है? स्टूडेंट का मतलब क्या है कि नेम है, कोर्स है, काफी चीजें हैं, अलग अलग फील्ड है। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी, इसकी जो सुपर इंटरफेस, जो सबसे ऊपर होता है वो होता है इटरेबल इंटरफेस, जो कि सुपर होता है। और उसका फिर होता है कलेक्शन इंटरफेस। और इसके कई सारे इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होती हैं। और जैसे इसके अंदर भी कई सारे इंटरफेसेस होते हैं, जैसे लिस्ट इंटरफेस, सेट इंटरफेस। और जैसे मैंने कुछ ही लिया है, ये मैंने अभी कुछ ही लिया है, कुछ ही एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको फुल आर्किटेक्चर दिखाएंगे कि इसमें कलेक्शन में कितने कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट का मतलब होता है कि ये सारी चीजें कॉमन, जैसे इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, डुप्लीकेट वैल्यू जिसमें अलाउ होती है और नल वैल्यू अलाउ होती है। जैसे आपने कोई भी लिस्ट बनाई, जैसे यहाँ पे आपने लिस्ट बनाई, तो ये इसमें क्या होगी? एल डॉट ऐड करेंगे आप, ठीक है। तो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, नल वैल्यू अलाउ होती है, डुप्लीकेट अलाउ होती है। ये चीजें कॉमन होगी किसी भी टाइप के लिस्ट में। लिस्ट के इतनी सारी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं, जैसे एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है। अब एरे लिस्ट में क्या होता है कि नॉन सिंक्रोनाइज और नॉन थ्रेड सेट, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट करता है सीरियलाइजेबल, क्लोनेबल और रैंडम एक्सेस को। अ, और बेस्ट फॉर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज रिट्रीवल। अगर आपका ऑपरेशन रिट्रीवल है, जैसे आपको कोई इंडेक्स है, ठीक है, जैसे आपकी कोई वैल्यू है, जैसे 5वें इंडेक्स पे, आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो। इंडेक्स 5 मारोगे, आपको वैल्यू आ जाए रैंडम एक्सेस, क्योंकि रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। और अगर आप इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए वर्स्ट केस है, क्योंकि अगर आपको कोई वैल्यू आपके 10वें इंडेक्स पे है, तो पहले पूरा 0 से 9 तक रिट्रीव करेगा जाएगा तब, यानी कि बिग ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो इस केस में इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन वर्स्ट होता है। लेकिन जो अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर होता है वो डायनेमिक एरे होता है, ठीक है। अब लिंक लिस्ट की बात करते हैं। लिंक लिस्ट होता है सीरियलाइजेबल होता है, क्लोनेबल होता है, ये रैंडम एक्सेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता है इंटरफेस को, ठीक है। और इसमें जो है कि इसका जो बेस्ट ऑपरेशन इंसर्शन और डिलीशन के लिए बेस्ट होता है चाहिए, ठीक है। वर्स्ट केस होता है हमारा कि अगर सीक्रेट ऑपरेशन रिट्रीवल है तो वर्स्ट केस है। और डबली लिंकेज इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। वेक्टर क्या होता है? सेम एज एरे लिस्ट के साथ इंप्लीमेंट करता है सीरियलाइजेबल, क्लोनेबल, रैंडम एक्सेस, बेस्ट ऑफ रिट्रीवल, वर्ड्स के पास इंसर्शन एंड डिलीशन, अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इज डन करे। एंड ये सारी चीजें, जैसे इंसर्शन ऑर्डर ट्रिगर होता है, नल की नल वैल्यू अलाउ होती है, डुप्लीकेट अलाउ होती है, ये सारी चीजों में सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लेकिन एरे लिस्ट और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? एरे लिस्ट क्या होता है कि सिंक्रोनाइज नहीं होता, थ्रेड सेफ नहीं होता, ठीक है। जो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक लेगेसी है। वन पॉइंट लेगेसी का मतलब ये 1.0 जब जावा इंट्रोड्यूस हुई थी तब आया था। अब जब आया था तो उसमें बहुत सारी चीजें जो होती है वो सिंक्रोनाइज और थ्रेड सेफ के मैनर में चलती थी, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये लिस्ट है। अब इसकी इंटरनल वर्किंग पे हम जरा चलते हैं। जैसे हमने कोई वैल्यू ली है, ठीक है। जैसे हमने सपोज किया कि हमारी डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है, लिस्ट बनाई हमने एरे लिस्ट टाइप का, उसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी है 10, ठीक है। इसमें कोई वैल्यू हमने डाल दी, ठीक है, 5, 15, 25, ऐसे कर करके हमने सपोज किया कि हमने बहुत सारी वैल्यू डाली, ठीक है। सारी अब जो है ये सारी वैल्यू हमारी अगर फुल हो गई, ठीक है, हमने कहा कि एक डिफॉल्ट कैपेसिटी के साथ बना था, सारी वैल्यू फुल हो गई,
अब हम लिस्ट में कोई भी चीज ऐड करते हैं, लिस्ट तो इंक्रीजिंग और ऐड के, हमने कहा कि नाइन्थ इंडेक्स फुल हो गया, हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी, लेकिन डिफॉल्ट इसकी कैपेसिटी कितनी थी? इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी 10। इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया 10 कैपेसिटी का, ठीक है, कलेक्शन बनाया। अब इसमें सारे 10 एलिमेंट फुल हो गए, अब हम क्या 11वां एलिमेंट डालें तो क्या है, मना कर देगा हमको? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा मना नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि ग्रोवेबल इन नेचर या रिसाइजेबल, ठीक है। अब इसके सारे इंडेक्स की वैल्यू हमने डाले, फुल हो गई वैल्यू। अब हम जब 11वां एलिमेंट करते हैं, तब ये क्या काम करता है कि एक नया एरे क्रिएट करता है, जो कि ये नया एरे क्रिएट किया, ठीक है, रिसाइजेबल किया, नया एरे क्रिएट किया, और ये सारी ओल्ड वैल्यू को इस न्यू एरे में इसने कॉपी कर लिया, जितने था सारा कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हम जो 11वां एलिमेंट यहाँ डाल रहे थे, वो 11वां एलिमेंट कहाँ आएगा? वो 11वां एलिमेंट यहाँ आएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यू कॉपी किया, एक न्यू एरे क्रिएट होगा, और सारी ओल्ड वैल्यू कॉपी होगी, और 11th एलिमेंट इंसर्ट होगा। और यानी कि इंसर्ट होने के बाद इस एरे का आपको समझ रहा हूँ कि इस एरे का काम क्या है, कुछ नहीं। फिर ये मेमोरी, ये पार्ट हो जाएगा गार्बेज कलेक्टर का। गार्बेज कलेक्टर इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, और डिस्ट्रॉय से पहले ये जो एल आई जो पॉइंट कर रहा था इस ऑब्जेक्ट को, अब वो एल आई इस ऑब्जेक्ट को ना पॉइंट करके एल आई अब इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। इतनी चीजें हैं। अब चूंकि बात आती है कि कितनी कैपेसिटी बना सकते, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी हमने नहीं दी थी, तो डिफॉल्ट कैपेसिटी इसकी दी थी। अब जो न्यू कैपेसिटी का ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा न्यू कैपेसिटी बन रहा है, इसका एक रूल होता है कि ओल्ड कैपेसिटी इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। यानी ओल्ड कैपेसिटी कितनी थी? 10। ओल्ड कैपेसिटी हमारे पास कितनी? 10। 10 इंटू 3 30, 30 डिवाइड 2 15, 15 प्लस 1 16, 16 यानी कि 16 यानी कि 0 to 15, ये हुआ, ठीक है। 16 यानी कि 0 to 15 इतना बना। अब यही सेम कॉन्सेप्ट उसको, अगर अगर ये 15 भी फुल हो जाएगा, हमने क्या कि पूरा फुल हो गया, अब नया जब क्रिएट करेंगे तो उसके लिए भी सेम चीज अप्लाई होगा, सेम रूल कॉमन अप्लाई होगा कि एक न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट में ये सारी वैल्यू कॉपी होगी, और उसके बाद ये अलाई उस न्यू ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो ये होता है कि इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लिस्ट और एरे लिस्ट। एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है सारी चीजें। इंटरव्यू क्वेश्चन का मतलब कि उन लोग पूछते हैं क्या कि लिस्ट क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस क्या होती हैं, एरे लिस्ट और वेक्टर में डिफरेंस बताओ, लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में डिफरेंस बताओ। तो ये सारे डिफरेंस लिए, और इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लिस्ट पूछ लेते हैं, या इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ एरे लिस्ट पूछते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन बतानी पड़ती है आपको। और ये ग्रोवेबल इन नेचर क्यों है, ये भी आपको पता चला, ठीक है। आपने नया एनिमल इंसर्ट किया, ओल्ड सारे फुल हो गए, तो इसने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके बाद फिर बना के चलेगा, ठीक है। तो इतनी सी पार्ट थी लिस्ट के बारे में। अब दूसरी चीज क्या है, हम सेट के बारे में एक बात करते हैं कि अब सेट क्या चीज होती है, ठीक है। सेट क्या होता है, जैसे लिस्ट क्या थी, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता था, सेट डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, ठीक है। सेट एक इंटरफेस है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होती है, एरे सेट होती है, लिंक्ड सेट होती है, और भी कई सारी चीजें थे, हमने दो ही मेंशन किया, आगे हम और मेंशन करेंगे, ठीक है। अब सेट में क्या होता है कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता, और ये चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन, ठीक है, और कलेक्शन एक टेबल से कनेक्टेड है। अब डुप्लीकेट अलाउ नहीं होती है सेट में। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता। इसमें जो था एरे लिस्ट में जब हम आ रहे थे, तब हम जो वैल्यू डाल रहे थे 5 15 जो भी डाल रहे थे, तो इसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व, और प्रिजर्व और नॉन प्रिजर्व का मतलब क्या है? प्रिजर्व जब करते हो तो मतलब ये वैल्यू पहले डाली थी तो ये आया, अगली वैल्यू यहाँ आई तो 1 पे आया, अगली वैल्यू ये डाले तो 2 पे आया, और अगली वैल्यू डालोगे तो 3 पे आएगा, फिर अगली वैल्यू डालोगे तो 4 पे आएगा। तो इसका मतलब है कि, ठीक है, प्रिजर्व नहीं करते, मतलब हमने 5 और 15 डाला, हो सकता है 15 यहाँ ना लगा करके यहाँ ले ले, जीरो के बाद 7 पे, तो उसका मतलब है कि प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो ये हैश सेट क्या होता है कि इंसर्शन ऑर्डर जो है प्रिजर्व नहीं होता है, ठीक है। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है। और बेस्ट ऑफ सर्चिंग ऑपरेशन के लिए बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसलिए बेस्ट है क्योंकि इन्होंने डुप्लीकेट वैल्यू तो अलाउ ही नहीं। कोई अगर मल्टीपल वैल्यू है, ठीक है, अगर आपको सर्च करना है तो एक ही बार कोई भी चीज की एक ही बार लेगा, डुप्लीकेट वैल्यू तो लेगा नहीं,
तो इसीलिए सर्चिंग ऑपरेशन इसका बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट फॉर सर्चिंग ऑपरेशन। अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इज हैश मैप। और नल वैल्यू अलाउ टू स्टोर, ये क्या करता है, नल वैल्यू भी अलाउ करता है स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब इसकी जरा इंटरनल वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है, एक बार। इंटरनल वर्किंग ये है कि चूंकि हैश सेट क्या होता है कि इंटरनली हैश मैप को यूज करता है, ठीक है। जब हम हैश सेट क्रिएट करते हैं तो इंटरनली एक हैश मैप क्रिएट होता है। ये देखिए, हमने हैश सेट लिखा तो ये इंटरनली क्या किया, इसने एक इंटरनली एक उसके कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा होगा, इंटरनली हैश मैप क्रिएट करता है। अब हैश मैप क्यों क्रिएट करता है, क्या क्या होता है हैश मैप, इसके बारे में इसी में पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझिए कि हैश मैप क्रिएट करता है और जिसकी डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी होती है 16, ठीक है। जब आप ये क्रिएट करते हो हैश सेट तो एक हैश मैप क्रिएट होगा, और हैश मैप का मतलब क्या है कि की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। अब क्या होता है इंटरनल लॉगिंग में, अब जब हैश सेट में आप वैल्यू को स्टोर करते हो, जैसे 5 2 5 स्टोर हो गया, जब यहाँ लिखा है कि हैश सेट में आप स्टोर करते हो, तब इंटरनली क्या होता है, इंटरनली ये लिखा होता है, एक्चुअली हैश मैप होता है और की होता है और प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब की क्या है, की वही है जो आपकी वैल्यू है, जैसे आपने ये 5 डिक्लेयर किया तो ये की क्या हुई 5। अब प्रेजेंट मतलब अपने उस हैश सेट में देखा कि क्या है 5 अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल होगा तो मतलब कि इंसर्ट नहीं कर सकता, अवेलेबल है, क्योंकि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, ठीक है। अवेलेबल नहीं होता, जैसे पहली बार हम गए तो अवेलेबल, पहली बार अवेलेबल नहीं था तो इसने हैश सेट 5 को स्टोर कर दिया। अब ये इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, तो इसका मतलब कि ये जो है ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि एक इंसर्ट ऑपरेशन हुआ। अब जो दो दो पे गया, अब दो में भी नहीं था, अब हैश सेट में दो भी स्टोर कर दिया, अब फिर एक इंसर्शन ऑपरेशन हो तो रिटर्न दिया ट्रू। अब 5 गया, अब 5 चेक किया क्या हैश सेट के पास है, हाँ है तो यानी कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता, ठीक है। अब है, लेकिन ये चूंकि था तो प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं तो उसने रिटर्न किया फॉल्स। इसलिए यहाँ पे जो हम करते हैं कि हम जो है मल्टीपल टाइम मल्टीपल वैल्यू को दे सकते हैं कि रिपीटेबल वैल्यू को, तो ये एरर नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि इसलिए चेक करता है इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कि व्हेन हैज सेट डॉट ऐड इंटरनली देन व्हाट हैपन, एक प्रेजेंट होता है कि इज वैल्यू एंड प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल ऑब्जेक्ट, डमी ऑब्जेक्ट होता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। देखिए, जब हम आप काम करते हैं कि हैज डॉट पुट, क्या प्रेजेंट था, नहीं प्रेजेंट था, तो स्टोर कर दिया 5 कहाँ पे, हैज सेट 5 स्टोर कर दिया, ठीक है। अब क्या किया, अब रिटर्न किया ट्रू, ठीक है। अब दो भी हुआ सेम ट्रू, लेकिन जब 5 आया तो 5 प्रेजेंट है, हाँ है, तो प्रेजेंट है, सो दिस विल नॉट इंसर्ट और अपडेट, वो इंसर्ट या अपडेट नहीं करेगा। एंड नाउ हियर नाउ नो इंसर्ट ऑपरेशन, कोई इंसर्शन ऑपरेशन तो परफॉर्म नहीं हुआ, तो इसलिए रिटर्न किया फॉल्स। दिस इज द रीजन व्हेन अगेन गिव डुप्लीकेट वैल्यू नॉट गिविंग एनी एरर, जस्ट सिंपल रिटर्न फॉल्स, ये डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी और रिटर्न किया फॉल्स। तो ये इंटरनल वर्किंग होती है हैश सेट की। हैश सेट की इंटरनल वर्किंग आप क्या बताओगे इंटरव्यू को, तो इंटरव्यू के सामने आप बताओगे कि जब भी हम हैश सेट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इंटरनली एक हैश मैप ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और जिसकी डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी होती है 16। अब जब हैश सेट में आप जो है ऐड करते हो एलिमेंट को, तो वो प्रेजेंट चेक करता है, हैश मैप डॉट पुट नाम का की और वैल्यू प्रेजेंट होता है, वो चेक करता है कि जो यानी कि 5 को क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है तो इंसर्ट करता है हैश सेट में और रिटर्न करता है ट्रू। अगर वो प्रेजेंट होता है तो इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, वो रिटर्न करता है फॉल्स। ये होता है कि हैश मैप की इंटरनल वर्किंग, ठीक है। अब जो हैश मैप है, अब सेम या चूंकि हैश मैप क्या होता है कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं था, लेकिन अगर ये लिंक लिस्ट के फॉर्म होता, डब्ल्यू लिंक लिस्ट सोचिए कि नोड के फॉर्म में होता, ठीक है, एक नोड बना होता, ठीक है, जैसे ये नोड बना है, ये नोड बना है, ये नोड बना है, एक नोड के फॉर्म में होता, तो यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि है सेम एज हैश सेट, यानी कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं होगा, लेकिन बेस्ट बट ओनली वन थिंग इज इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होगा। क्यों प्रिजर्व होता है, क्योंकि ये अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर जो लिंक लिस्ट को यूज करता है, ठीक है। और लिंक लिस्ट इंटरनली मेंटेन किससे होता है, लिंक्ड हैश मैप से इंटरनली मेंटेन होता है। इसलिए हमारा जो लिंक्ड हैश सेट होता है वो इंसर्शन ऑर्डर
प्रिजर्व होता है, ठीक है, और नल वैल्यू अलाउड स्टोर होती है। तो ये छोटी सी कहानी कि ये हमने सीखा कि लिस्ट क्या होता है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस क्या होती हैं लिस्ट की, और वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। हमने सीखा क्या, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है कि लिस्ट क्या होती है, हम क्या कि एरे में और कलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कलेक्शन का सुपर भी इंटरफेस क्या होता है, इटरेबल होता है, ठीक है, लिस्ट क्या होती है, इसकी लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस क्या होती हैं, एरे लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट डिफरेंस क्या होता है, एरे लिंक और वेक्टर क्या विस्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कि रिट्रीवल के लिए कौन सा ऑपरेशन इन तीनों में करना बेस्ट है, और फ्रीक्वेंट ऑपरेशन अगर इंसर्शन और डिलीशन है तो कौन सा लिस्ट बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लिस्ट की इंटरनल वर्किंग क्या होती है, रिसाइजेबल या ग्रोएबल क्यों है, ये इस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे इंटरनल वर्किंग ऑफ अरे लिस्ट, ठीक है। सेट क्या होता है, डुप्लीकेट अलाउ क्यों नहीं होती, अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती, हम बोल रहे हैं कि अगर हमने 2 बार डुप्लीकेट वैल्यू दे दी तब क्या होगा, इंटरनली क्या होगा, ठीक है। और हैश सेट क्या होता है, और लिंक्ड हैश सेट क्या होता है, इंटरनल वर्किंग हैश सेट क्या होता है, ये सारे के सारे जितने चीज मैंने कहा, ये सारे के सारे एक इंटरव्यू क्वेश्चन है फ्रॉम द 0 to 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज जावा डेवलपर। जावा डेवलपर के 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस वालों के लिए भी ये क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमने हैश मैप की बात की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हैश मैप क्या होता है। आप आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हमने बनाया लिस्ट और सेट को तो कलेक्शन से अटैच किया है, लेकिन मैप को नहीं अटैच किया, यानी कि मैप एक अलग है। लिस्ट और सेट क्या होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, सिंगल एंटिटी, ठीक है। लेकिन जो मैप होता है वो डेटा को किस फॉर्मेट में स्टोर करता है, डेटा को की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर करता है, की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर करता है, यानी कि एक अलग हो गया। इसलिए यहाँ पे इसको कलेक्शन के साथ अटैच नहीं किया गया, ठीक है। ये मैप एक अलग ही इंटरफेस होता है जो कि वैल्यू को की वैल्यू पेयर फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। और यहाँ पे की क्या हो सकती है, डुप्लीकेट नहीं होती लेकिन वैल्यू कैन भी डुप्लीकेट, ठीक है। की डुप्लीकेट नहीं होती है हमारी, लेकिन वैल्यू हमारी डुप्लीकेट हो सकती है। और वैल्यू स्टोर इन की वैल्यू फॉर्मेट और की डुप्लीकेट, ये तो चीजें कॉमन होगी सब में, जैसे स्कीम रोटेशनल क्लासेस हो गया, हैश मैप हो गया, लिंक हैश मैप हो गया, ठीक है। और भी चीजें हैं जैसे ट्री मैप हो गया, सॉर्टेड मैप हो गया, ठीक है। आप बात करते हैं कि हैश मैप क्या होता है, कि वही सेम चीज, इंसर्शन ऑर्डर इसका प्रिजर्व नहीं होता, अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल होता है, ठीक है। अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर हैंडल विद अ बकेट, ठीक है। और अलाउ ओनली वन अलाउ वन नल की एंड मल्टीपल नल वैल्यू, क्योंकि आप की और वैल्यू फॉर्मेट स्टोर कर रहे हैं डेटा को, तो जो उसकी की होगी, ठीक है, वो एक ही बार नल लिख सकते हैं आप, दूसरी बार नल लिख को दोगे तो कोई एरर नहीं है, लेकिन वो अपडेट कर देगा वैल्यू को। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि हैश मैप मैंने क्रिएट किया, हैश मैप में की क्या है, नल, नल में क्या स्टोर किया, अनुभव। पहली बार तो एक नोड क्रिएट होता है, ठीक है, एक सिंपल सा मान करते हैं, एक नोड क्रिएट होता है। अब जो है इसके अंदर जो है क्या चीज है, की क्या है, नल, और वैल्यू क्या हुई, अनुभव, ठीक है। पहली बार पहली लाइन एग्जीक्यूट कर गई, ये बना, लेकिन दूसरी बार क्या आया, नल, यानी कि ये नल क्या हुआ, की तो वही हुई, लेकिन जो अनुभव जो इसकी वैल्यू प्रीवियस थी, ये वैल्यू चेंज होकर के अब टेकअप हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, नल टेकअप। तो ये चीज कहना चाह रहा है, ठीक है, ये हुआ। और हैश में क्या होता है कि थ्रेड सेफ नहीं होता, ठीक है। और लेकिन अब लिंक हैश सेट पे चलते हैं, सब कुछ सेम है लगभग, इंसर्शन ऑर्डर जैसा प्रिजर्व होता है उसमें प्रिजर्व नहीं होता, सेम है हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट की तरह, यहाँ पे हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप है कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, नल वैल्यू अलाउ होती है, मल्टीपल वैल्यू नल हो सकती है, लेकिन एक ही बार नल वैल्यू अलाउ होती है, ठीक है। इस वक्त इसका जो अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर है वो हैश टेबल प्लस लिंक्ड लिस्ट होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये एक बहुत कॉमन और बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंटरनल वर्किंग ऑफ द हैश मैप। इंटरनल वर्किंग आपसे जरूर पूछा जाता है, ठीक है, कलेक्शन में जब आप आते हैं, जैसे लिस्ट की इंटरनल वर्किंग, सेट की इंटरनल वर्किंग, मैथ की इंटरनल वर्किंग, और भी कई चीजें हैं उसकी इंटरनल वर्किंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप हैश मैप क्रिएट करते हो ना,
तो एक क्या होता है, इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी चूंकि 16 होती है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसने जो है ये बकेट क्रिएट करता है, ठीक है। जब आप हैश मैप क्रिएट करते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हैश मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। तो ये एक 16 मेमोरी का एक इस टाइप से एक बकेट क्रिएट, यहाँ पे जो है जो इसका होता है वो बकेट इंडेक्स होता है। बकेट इंडेक्स के बेस पे चलता है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे चलते चलते जो है ये चलेगा 15, 14, 13, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या होता है कि एक हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू एक हैश कोड जनरेट करता है, ठीक है, जिसके बेस पे वैल्यू स्टोर होती है। उस जिसके बेस पे हमको क्या मिलता है, हमको बकेट इंडेक्स मिलता है। ये जो हमने लिखा, ये डिफॉल्ट कैपेसिटी यानी कि अब ये क्रिएट हो गया, ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब जब हम ये हैश मैप डॉट पुट करते हैं, ठीक है, ये की है और ये हुई वैल्यू। अब ये जो की है अनुभव, ये एक सम हैशिंग टेक्निक्स है, सम हैशिंग एल्गोरिथम कह लीजिए, उसके बेस पे हैश इंडेक्स जनरेट करेगा। अब उस हैश इंडेक्स से हमको एक बकेट इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। हैशिंग एल्गोरिथम से हमको एक हैश कोड या बकेट इंडेक्स मिल जाए। हाँ, सपोज हमने किया कि अनुभव स्टोर हो रहा है कहाँ पे, अनुभव स्टोर हो रहा है 1 पे, ठीक है। अब ये भी ठीक है, स्टोर कर लिया। अब हमने सपोज किया कि एक डेवलपर है, ठीक है, डेवलपर है। अब डेवलपर का भी इंडेक्स उसने जनरेट किया हैशिंग एल्गोरिथम से बकेट 1, हैश बकेट इंडेक्स कितना आया, 1 आ गया, ठीक है। आपने देखा कि अनुभव का भी बकेट इंडेक्स 1 है और डेवलपर का भी बकेट इंडेक्स 1 है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में एक कोलिजन अकर हुआ क्योंकि दोनों सेम इंडेक्स पे हो। तो अब इस केस में क्या होगा, पहली बार जब जो है जब इसने अनुभव स्टोर किया था, ठीक है, बकेट इंडेक्स 7 पे जनरेट कर, बकेट इंडेक्स हमने सपोज किया 1 किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या था, इंटरनली एक नोड क्रिएट हुआ था, ठीक है। नोड में बेसिकली 4 चीजें होती हैं। 4 चीजों का मतलब है, तो हैश कोड, की, वैल्यू और नेक्स्ट नोड रेफ। ये 4 चीजें हमारी स्टोर होती हैं। हैशिंग कोड से, हैशिंग एल्गोरिथम से हैश कोड हमको मिला था इसका, ठीक है। उसका की मिल गया था, की यानी कि अनुभव। वैल्यू, वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 5। और नेक्स्ट नोड के अभी क्या है, नेक्स्ट कोड रेफरेंस हुआ नल, क्योंकि अभी तो पहला हुआ, अब यहाँ पे इंडेक्स हुआ, अब स्टोर हो गया नल, ठीक है। अब चला अगले आगे, ठीक है। अब जब डेवलपर आया इंडेक्स, हमने कहा कि क्या, हमने डेवलपर के लिए भी एक हैशिंग एल्गोरिथम, एक हैश कोड मिला और बकेट इंडेक्स उसने जनरेट किया 1। अब 1 पे हमने देखा क्या कि 1 पे ऑलरेडी तो अनुभव नाम का है, ये था हमारे पास ऑलरेडी। अब क्या कोलिजन अगर हुआ इस केस में, अब जब कोलिजन अगर हुआ तो इंटरनली हुआ क्या, इसने अब किया क्या कि एक नया नोड बनाया, ठीक है। इसने अब किया क्या, इसने अब किया ये कि एक नया नोड बनाया, ठीक है। नया नोड बन गया, ये वैल्यू तो प्रीवियस वैसा ही थी, वैसा ही रहेगी। अब जब नया नोड बनाया, इसका भी हैशिंग कोड से हैश कोड मिला, की मिली और वैल्यू मिली, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट नोड में क्या है, कुछ नहीं, तो नल डाला। लेकिन अब जो प्रीवियसली हमने पहले यहाँ पे नल डाला था, अब यहाँ पे नल ना रह करके इस नोड का, ये जो डेवलपर वाला नोड है, इस नोड का एड्रेस कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, इस प्रीवियस अनुभव वाले पे, ठीक है। तो ये होती है इंटरनल वर्किंग हैश मैप की, ठीक है। कि डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी, जब हम एक जब हम एक हैश मैप क्रिएट करते हैं तो इसकी बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है 16।
और इसका लोड फैक्टर टाइम भी कभी पूछ लेते हैं। इसका लोड फैक्टर टाइम होता है 0.75, मतलब 75%। ठीक है, अगर जब 100% में से 75% ये फुल है, तब इसका कहने का मतलब है कि एक नया नोड, नया हैश मैप क्रिएट करो। ठीक है, और सारी वैल्यू को ऐसे ही सेम जैसे इलेक्ट्रिसिटी का। अब इंटरनल लुकिंग ऑफ हैश मैप क्या है? जब हैश मैप को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तब एक डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी के साथ एक ये क्रिएट हुआ। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। ये क्या क्रिएट हुआ? ये बकेट क्रिएट हुआ। इसको इंटरनल एरे भी बोलते हैं। इस चीज को बोलते हैं क्या? ये पूछता है कि बकेट क्या होता है। ये होता है इंटरनल नल एरे। ये ग्रोएबल भी होता है। ठीक है, ये होता है कि इंटरनल एरे होता है। ठीक है, ये पूछते हैं कि व्हाट इज बकेट। बकेट क्या होता है? बकेट एक इंटरनल एरे होता है। ठीक है, जो ग्रोएबल होता है इन नेचर। ग्रोएबल इन नेचर का मतलब 16 था, 16 वैल्यू ठीक थी। अब हो सकता है कि 16 ज्यादा वैल्यू आपके पास, तो एक ग्रोएबल इन नेचर तो बढ़ेगा वही एरे लिस्ट की तरह। ठीक है, तो वो चीज होती है। अब इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है 16। जब हम एक न्यू है क्रिएट करते हैं हैश मैप को, इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी 16 के साथ एक इंटरनल एरे 16 कैपेसिटी के साथ क्रिएट होता है। जब हम पुट करते हैं वैल्यू को, जैसे अनुभव में हमने शुरू किया 5, क्योंकि बेस्ड ऑन द की हैशिंग एल्गोरिथम से एक हैशिंग कोड मिला। और उसने सपोज हमने माना कि इसने जो है एक इंडेक्स जनरेट किया 1, जहाँ पे अनुभव नाम का नोड स्टोर होगा। नोड मीन्स नोड में चार चीजें होती हैं। हैश कोड होता है, की वैल्यू होता है, नेक्स्ट नोड रेफरेंस होता है। पहली बार में आया तो यहाँ पे नेक्स्ट नोड का रेफरेंस क्या था? नल। अब जब फिर दूसरा स्टोर किया, अब फिर जब तीसरा बार हमने वैल्यू स्टोर की डेवलपर, हमने हैशिंग एल्गोरिथम से हमको हैश कोड मिला। और यहाँ पे हमने माना, सपोज किया कि डेवलपर का भी हैशिंग इंडेक्स जनरेट हुआ 1। अब यहाँ पे इस केस में हमारा क्या हुआ कि कोलिजन अगर हुआ। अब जब कोलिजन अगर हुआ, तो इसने भी डेवलपर नाम का भी एक नोड बनाया, हैश कोड की वैल्यू नेक्स्ट नोड रेफरेंस। अब जब डेवलपर का जो रेफरेंस है वो प्रीवियसली अनुभव के नोड में के नेक्स्ट में स्टोर हो जाता है, इससे ये पॉइंट करता है। तो ये होता है इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप। यही चीज लिखा हुआ है। बेस्ड ऑन सम हैशिंग एल्गोरिथम गिवन हैश कोड ऑफ गिवन की, so it will be stored in a bucket of hash map. Let अनुभव गिव एट इंडेक्स एट 7 देन स्टोर एट इंडेक्स 7। मैंने यहाँ पे 1 लेकर के यहाँ पे 7, ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, और ये दोनों डेवलपर भी 7 से इंडेक्स, इट बोथ हैज द सेम इंडेक्स, देन द कोलिजन विल अकर। सो नोड दैट कंटेन हैश कोड की वैल्यू नेक्स्ट नोड रेफरेंस या एड्रेस। ठीक है, एंड क्रिएट अ न्यू नोड एंड प्रीवियस नोड पॉइंटेड टू न्यू नोड। प्रीवियस नोड यानी कि अनुभव का नोड पॉइंटेड टू न्यू नोड यानी कि डेवलपर नोड। ठीक है, एंड इन दिस वे इंटरनल वर्किंग हैश मैप विल बी हैपन। अब यहाँ पे लिखा है कि बकेट, बकेट क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि बकेट क्या होता है। बकेट जो होता है वो इंटरनल एरे होता है और ग्रोएबल इन नेचर होता है। देखिए, इट इज एन एरे ऑफ रेफरेंस। ये जो हुआ, ठीक है, इसका जो हुआ 1, यहाँ पे पूरा पूरा नोड नहीं स्टोर होता है। ऐसा नहीं होता कि पूरा पूरा नोड, आपने नोड कहीं और बनाया, ठीक है, अब नोड ये पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये लिखा है ना, एरे ऑफ रेफरेंस ऑफ टू नोड और एंट्री। एरे ऑफ क्या है? रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस का एड्रेस को किसको, यानी कि नोड के, यानी एंटिटी के रेफरेंस को स्टोर करता है। वेयर ईच एड्रेस, ईच इंडेक्स रिप्रेजेंट एज बकेट। ये जीरो बकेट है, भाई बकेट 1 हुआ, बकेट 2 हुआ। ठीक है, अब ईच बकेट इज आइदर लिंक लिस्ट। अभी जो बकेट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है? ये जो जावा 7 या उसके पहले था, ठीक, जावा 7 तक ये लिंक लिस्ट के फॉर्म में डिक्लेयर करते थे। लेकिन जो जावा 8 हुआ, ये ये बैलेंस ट्री हो गया, यानी कि आरबी ट्री हो गया। और ये बैलेंस ट्री आरबी ऐसा नहीं हो गया, ये हुआ ऐसे कि अगर ये लिमिट इसकी ज्यादा एक्सीड कर रही है, तब वो ऑटोमेटिकली, ये जो बाय डिफॉल्ट ये लिंक लिस्ट के फॉर्म में होता है। अब जब ज्यादा कोलिजन अकर हो रहा है, ज्यादा मेमोरी रिक्वायर हो रही है, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो है लिंक लिस्ट, ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन से आर्बिट्री के फॉर्म में चेंज हो जाता है। देखो, लिखा है लिंक लिस्ट बिफोर जावा 8 और व्हेन कोलिजन आर फीवर फ्यू, मतलब
कुछ कोलिजन है तब तो ठीक है, लिंक लिस्ट चल रहा है, लेकिन आर्बिट्री कब चलेगा? जावा 8+1 कोलिजन एक्सीड अ थ्रेशोल्ड, इसकी एक लिमिट होगी, थ्रेशोल्ड करने कोलिजन की भी एक लिमिट होगी। ठीक है, हम कोलिजन की एक लिमिट जब एक्सीड कर जाएगी तो वो आर्बिट्री के फॉर्म में ये बकेट लेता है। ठीक है, ये सारी जितनी चीजें यहाँ पे मेंशन है, ये सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक छोटा सा कौन सा, एक हमने एक नॉर्मल सा एरे पढ़ा, कलेक्शन में एरे कलेक्शन डिफरेंस पढ़ा। ठीक है, उसके बाद फिर लिस्ट पढ़ा, लिस्ट के बाद एरे लिंक लिस्ट वेक्टर कौन सा बेस्ट होता है इंटरसेंसर और डिलीशन ऑपरेशन के लिए। ठीक है, रिट्रीवल ऑपरेशन के लिए, इंटरनल इम्प्लीमेंट या इंटरनल वर्किंग ऑफ ए लिस्ट पढ़ा। ठीक है, अब सेट क्या होता है? ठीक है, सेट के क्यों बेस्ट होता है? सर्चिंग ऑपरेशन के लिए बेस्ट होता है। इंसर्शन ऑर्डर हमको प्रिजर्व चाहिए तो हम लिंक लिस्ट यूज करेंगे, प्रिजर्व नहीं चाहिए तो सेट यूज करेंगे, ये पढ़ा। ठीक है, इसकी सेट के बारे में इंटरनल वर्किंग पढ़ा कि इंटरनली ये कैसे वर्क करता है सेट, ये सारी चीज पढ़ा। अब उसके बाद हैश मैथ पढ़ा। ठीक है, हैश मैथ के बारे में की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, और हैश पार्ट क्यों नहीं है कलेक्शन का? क्योंकि ये की वैल्यू एक अलग ही फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, इसलिए हम जो है ये कलेक्शन के पार्ट में नहीं आता है। ठीक है, और सारी चीजें, ये सारी चीजें मेंशन किया हमने। और यहाँ पे इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप पढ़ा, जो कि बहुत ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा बात है कि बकेट भी पूछ लिया जाता है। आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है कि बकेट क्या होता है, बकेट को बताओ, ये सारी चीजें पढ़ा। अच्छा, ये सारी चीजों में क्या हुआ, जब अगर इसमें कलेक्शन में दो चीज आती हैं, एक होता है कि ये सारे जो हमने बताया, हैश मैप हो गया, लिंक्ड हैश मैप हो गया, या तो एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, वेक्टर हो गया, ये सब क्या होता है कि फेल फास्ट चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कलेक्शन में एक क्वेश्चन है कि फेल फास्ट और फेल सेफ। जब इंसर्शन ऑपरेशन हमारा रिट्रीवल है और उस टाइप पे जब ऑपरेशन को आप अपडेट कर रहे हो ना, तो वहां पे उस टाइम पे कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आती है। ठीक है, तो उस चीज को, ये जैसे ये है, ये भी एक बहुत बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, कि फेल फास्ट एंड फेल फेल सेफ क्या चीज है, और कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन क्या चीज है। जब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म, जैसे आपके पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट हमने मान लिया। अब आपने रीड ऑपरेशन किया, ठीक है, आप रीड करते चले जा रहे हैं वैल्यू, हमने कहा कि 150 वैल्यू इसके अंदर, 1 से 50 तक लूप चला रहा है आपने, एक लूप चलाया 1 से 50 तक। अब आपने एक इफ लगा दिया, ठीक है, कि अगर ये वैल्यू कंपेयर करते 45 से तो इसमें ऐड करते वैल्यू। तो जब रिट्रीव कर रहे थे उस टाइम पे हमने वैल्यू को अपडेट करना चाहिए एक सर्टेन कंडीशन पे। तो इस टाइम पे क्या होगा, अब ये कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन तब आता है जबकि इन a collection at the time of retrieval you can't perform the operation of a update or a delete। मतलब रिट्रीवल के टाइम पे आप उस कलेक्शन के साथ अपडेट नहीं कर सकते और रिमूव नहीं कर सकते, यानी डिलीट नहीं कर सकते कोई डेटा को। अगर उस टाइम पे अगर आप ऐसा करते हैं तो एक कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आती है, और इसी चीज को बोलते हैं कि फेल फास्ट, मतलब क्विकली फेल हो जाता है वो। ठीक है, और इस चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कलेक्शंस के और भी सारे इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस, जैसे कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट होता है, कॉपी ऑन राइट एरे सेट होता है, और कंकरेंट हैश मैप होता है। फिलहाल फेल फास्ट और फेल, ये देखिए आप लिखा एट द टाइम ऑफ रिट्रीवल व्हेन वी परफॉर्म ऐड और रिमूव ऑपरेशन ऑन नॉर्मल कलेक्शन देन वी विल गेट कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन क्या होता है, फेल फास्ट फेल सेफ क्या होता है। इट इज एग्जांपल ऑफ फेल फास्ट टेक्निक। We cannot perform update or retrieval operation at the time of in normal collection like normal list set और मैथ। नॉर्मल लिस्ट का मतलब क्या है, लिस्ट इंप्लीमेंट कर सकता है, एरे लिस्ट हुआ, लिंक लिस्ट हुआ, वेक्टर हुआ, सेट का मतलब हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट पढ़ा अभी, और मैप मतलब लिंक्ड हैश मैप और हैश सेट पढ़ा। ठीक है, और इसका मतलब जैसे लिस्ट, जैसे सेट और मैप में जैसे सॉर्टेड सेट भी आता है, सॉर्टेड मैप भी आता है, नेविगेबल सेट या नेविगेबल मैप भी आता है। ठीक है, for this issue we will have some another collection to solve this issue। thread safe, ठीक है, thread safe, so we can perform operation in this technique called thread safe technique। ठीक है,
फेल फास्ट क्या होता है, यानी कि वो थ्रेड सेफ्टी नहीं होता। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिट्रीवल इफ यू विल perform any update or remove operation, they will we will throw a concurrent modification exception, then थ्रेड सेफ मैनर में होगा होता है कि फेल सेफ जो होता है वो थ्रेड सेफ मैनर में होता है। अभी इसके लिए क्या किया गया है, और सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन क्लास प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कॉपी एंड राइट एरे लिस्ट हुआ, कॉपी एंड राइट एरे सेट हुआ, कॉपी ऑन राइट एरे सेट हुआ, और कंकरेंट हैश मैप हुआ। ये सारी जो क्लासेस हैं ये थ्रेड सेफ मैनर में काम करती है, यानी कि ये कंकरेंटली एक्सिक्यूट करती हैं। रीड एंड राइट ऑपरेशन आपको कंकरेंटली करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि इसका भी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, हम ये भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पूरा पूरा कवर कर रहे हैं कलेक्शन को, जितना पूछा एज पार्ट ऑफ द इंटरव्यू और जनरल पर्पज नॉलेज के लिए। ठीक है, फॉर दिस वी हैव कॉपी एंड राइट एरे, copy and write array concurrent hash map, it allow concurrent read and write। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिक्कत थी, यहाँ पे दिक्कत ये थी कि एक रीड ऑपरेशन कर रहे थे, तो आप यहाँ पे सर्टेन कंडीशन लगा रहे थे, वहां पे एक राइट ऑपरेशन कर रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज में इसने कहा क्या कि ये जो सेम ऑब्जेक्ट है ना, ये जो जैसे एक मल्टीपल थ्रेड, हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है, अब मल्टीपल थ्रेड एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल थ्रेड एक्सेस कर रहे हैं, रीड राइट ऑपरेशन करेंगे। हमने माना क्या कि एक हमने 4 थ्रेड बनाए हुए हैं। अब T1 T2 T3 हमने दिया कि रिट्रीवल, यानी कि वो रिट्रीव कर रहे हैं ऑपरेशन। ये जो लेकिन ये जो चौथा वाला है T4, ये एक राइट कर रहा है ऑपरेशन, मतलब चेंज कर रहा है कोई वैल्यू, या तो हो रखा है रिमूव कर रहा होगा, या तो ऐड कर रहा होगा उस कलेक्शन में वैल्यू को। तो इस केस में कहा क्या इसने, इसकी इंटरनल वर्किंग की क्या हुई कॉपी एंड राइट एरे लिस्ट की, कि चलो ठीक है भैया, जो रीड कर रहे थे तो हमने ये हमारे पास कलेक्शन वैल्यू है, ये रीड कर रहे हो तो T1 T2 3T एक्सेस कर ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही T4 अपडेट करना चाह रहा है वैल्यू को, ठीक है, अपडेट या ऐड या रिमूव करना चाह रहा है, तो एक काम करो, तुम इस पे ऑपरेशन मत परफॉर्म करो, इस ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन मत करो, इसकी एक सेम कॉपी जो है क्रिएट करो। ठीक है, और इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये तो रिट्रीवल T1 T2 3T एक्सेस करने दो उसको। और ये जो एक जब राइट ऑपरेशन है, तो तुम सेम कॉपी एकदम सेम डिक्टो, जैसे 1 लाख डेटा कॉपी करके एक सेम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करो, और यानी कि ये भी डेटा हुआ हमारे पास और ये भी डेटा हुआ है अपडेटेड, तो ये अब अपडेटेड सिंक कब होंगे, तो एक सर्टेन पॉइंट पे जेवीएम के द्वारा ये दोनों सिंक हो जाएंगे और ये अपडेटेड वैल्यू इसमें आ जाएगी। तो यानी कि ये क्या है, कंकरेंटली हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया, कंकरेंटली हमने राइट ऑपरेशन परफॉर्म, कंकरेंट मतलब पैरेलल। ठीक है, तो यही कॉपी ऑन एरे लिस्ट की इंटरनल वर्किंग होती है। ठीक है, इंटरनल वर्किंग ऑफ कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट और एरे सेट। देखिए एरे लिस्ट और देखिए नाम बता रहा है कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। ठीक है, एरे लिस्ट अपने लिस्ट ये वैल्यू है। ठीक है, कॉपी ऑन राइट मतलब जब आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि रीड ऑपरेशन कोई कुछ नहीं कहा इसने, T1 T2 3 रीड कर रहे कोई दिक्कत नहीं। कॉपी ऑन राइट मतलब जब ये T4 राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कॉपी ऑन राइट, राइट पर क्या करे कॉपी, जब परफॉर्म ऑपरेशन जो है वो राइट है, तो एक सेम डिक्टो सेम कॉपी क्रिएट करे और इस पर एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म करे, और एक सर्टेन पॉइंट पे जेवीएम द्वारा ये दोनों ऑब्जेक्ट सिंक हो जाए। सिंक होना क्यों जरूरी, क्योंकि इसमें कोई और वैल्यू है, इसमें राइट ऑपरेशन के बाद कोई और वैल्यू, तो ये दोनों सिंक होना भी जरूरी है। और ये हम सिंक अज्यूम नहीं कर सकते कि ये फिक्स टाइम पे सिंक होगा, वो जेवीएम के द्वारा ही सर्टेन पॉइंट पे सिंक होता है। और यही इंटरनल वर्किंग हुई कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट की, या कॉपी ऑन राइट एरे सेट भी यही हुआ। एक्चुअली जो कॉपी ऑन राइट एरे सेट है वो इंटरनली यूज करता है कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट को। अब कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट कैसे चलता है आपको पता चला, तो इसी तरह कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट एरे सेट भी चलता है। ठीक है, लेकिन तो फिर हुआ क्या कि इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इन दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि लिस्ट का मतलब है आपको पता है कि लिस्ट है तो डुप्लीकेट अलाउ होता है, सेट है तो डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता है, ये डिफरेंस हुआ। कॉपी ऑन राइट एरे सेट क्या होता है कि इंटरनली कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट को यूज करता है। और 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 एक चीज क्या है कि कॉपी ऑन एरे लिस्ट को आप सेट की तरह भी बना सकते हो। इसके अंदर जो इम्प्लीमेंट किया गया, तो एक मेथड दिया गया ऐड इफ प्रेजेंट इफ absent। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, आपने इंसर्ट किया, इंसर्ट हो गया। लिस्ट में पहले क्या होता था, नॉर्मल लिस्ट में क्या होता था कि लिस्ट डॉट ऐड किया, 5 किया हो गया, ऐड में 2 किया हो गया, फिर अगेन 5 किया हो गया, ये नहीं डुप्लीकेट हुआ। लेकिन अगर हम ऐड ना करके
ऐड इफ प्रेजेंट एब्सेंट लगाते हैं, तो ऐड इफ एब्सेंट मेथड यूज करते हैं। जब हम ऐड की जगह ऐड इफ एब्सेंट लगाते हैं, 5 लिखते हैं, तो 5 है लिस्ट में नहीं है तो ऐड हुआ। फिर 2 किया, 2 ऐड हुआ ना, क्योंकि एब्सेंट था। लेकिन अब अगेन हम जब 5 करते हैं, तो 5 वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि 5 पहले से ही ऐड है। तो यानी कि इस तरीके से हम एक सेट की तरह फीचर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों की इंटरनल वर्किंग हुई कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट की, या कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। यही यही चीज कह रहा है, डिफरेंस इज सेम। लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट है, सेट नॉट अलाउ, बट इन दिस कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट also we can set not allow duplicate as same set feature by using add if absent in this copy on write array list method. ये the element will be added if and only if list does not contain this element। वही हुआ कि हम 5 ऐड कर रहे थे, 5 नहीं है तो ऐड होगा, 5 ऐड है तो नहीं होगा। ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि कॉपी ऑन राइट एरे सेट यूजेस कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इंटरनल वर्किंग होगी, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट की होगी या कॉपी ऑन राइट एरे सेट की। और ये सारी टेक्निक क्या आती है, फेल सेफ मैनर परफॉर्म करती है। फेल फास्ट और फेल सेफ भी पढ़ा कि फेल फास्ट क्या होता है, फेल सेफ क्या होता है, और कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आती है। और ये प्रिवेंट करता है कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन को। ये जो तीनों क्लासेस हैं, इन तीनों क्लासेस में कभी भी कंकरेंट मॉडिफिकेशन टाइप की एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। अब बात आती है कि हमने बात तो कर ली कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट की, कॉपी ऑन राइट एरे सेट की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंकरेंट हैश मैप की इंटरनल वर्किंग। बहुत जगह इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कंकरेंट हैश मैप की इंटरनल वर्किंग क्या है। जब हम हैश मैप की भी बात किए थे, तो एक बोला था कि एक डिफॉल्ट कैपेसिटी का इंटरनल कितनी है, डिफॉल्ट कैपेसिटी 16। ये एक बकेट जनरेट होता है। बकेट क्या हुआ, इंटरनल एरे हुआ, जो कि रिसाइजेबल और ग्लोबल होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं ना वैल्यू को, जब यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो बकेट है ये लॉक हो जाता है एक थ्रेड के द्वारा। जब हम हैश मैप के थ्रू जो कर रहे हैं ऐड को वैल्यू को, तो ये पूरा का पूरा बकेट लॉक हो जाता है। एक टाइम पे केवल एक ही थ्रेड एक्सेस कर सकता है, मल्टीपल थ्रेड नहीं एक्सेस कर सकते। तभी अगर मल्टीपल थ्रेड नहीं एक्सेस कर सकते, ठीक है, एक टाइम पे एक ही लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसने कंकरेंट हैश मैप ने क्या कहा कि एक काम करो, हम उस डेटा स्ट्रक्चर को ही फॉलो नहीं करते, हम उस स्ट्रक्चर को ही फॉलो नहीं करते जो प्रीवियस था। हैश मैप में क्या होता था कि एक थ्रेड पूरा का पूरा ये हैश बकेट को लॉक कर देता था, बकेट इंडेक्स को लॉक कर देता था, इंटरनल अरे को बकेट को पूरा लॉक कर देता था। हमने ये काम किया कि ये पूरे के बकेट को लॉक मत करो, ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ, ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ, ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक हुआ, ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक हुआ। ठीक है। कंकरेंट हैश मैप ने क्या कहा कि एक काम करो, पूरे के पूरे इस चीज को लॉक करने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर एक सेगमेंट को लॉक करो, पर्टिकुलर एक सेगमेंट को लॉक कर दो। जिससे क्या होगा, इस सेगमेंट को हमने लॉक कर दिया, इससे क्या हुआ कि ये रिट्रीवल ऑपरेशन हो सकता है, ये रिट्रीवल ऑपरेशन हो सकता है, ये रिट्रीवल ऑपरेशन। ठीक है। और किसको लॉक करोगे, इस सेगमेंट को लॉक करने का मतलब क्या है कि अगर रिट्रीवल ऑपरेशन तो कोई दिक्कत तो हमको है नहीं, रिट्रीव कर लो। ठीक है। लेकिन जब राइट ऑपरेशन है, यानी कि ये 7th इंडेक्स में कोई वैल्यू है जिस पर राइट ऑपरेशन आप कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि राइट ऑपरेशन कर रहे हो। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, जब ये राइट ऑपरेशन अगर है, तब इस पर्टिकुलर सेगमेंट को क्या कर दो, छोड़ दो, और बाकी सारे वैसे ही चलेंगे, थ्रेड एक्सेस करते रहेंगे। इसमें क्या होता है कि हमको पता चला इसका मतलब 0 1 यानी कि 16 थ्रेड कंकरेंट चल सकते हैं। तो ये तो पता चला कि मल्टीपल थ्रेड एक्सेस कर सकते हैं। अब मल्टीपल कितने थ्रेड एक्सेस कर सकते हैं, कितने ऑपरेशन पैरेलल चल सकते हैं, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है, 16। तो यानी कि इसमें कितने थ्रेड चल सकते हैं कंकरेंट या पैरेलल, 16। और ये सेगमेंट लेवल लॉकिंग क्या होता है यही पता चला, जिसको ब्लॉक लेवल लॉकिंग या सेगमेंट लेवल लॉकिंग बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सेगमेंट लेवल लॉकिंग क्या होता है। ठीक है, कैसे करते हो। ठीक है। आप कंकरेंट हैश मैप में चलते हैं, क्योंकि ये थ्रेड सेफ फेल फास्ट फेल सेफ मैनर पे काम करता है, थ्रेड सेफ होता है, फेल सेफ होता है, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन को प्रिवेंट करता है। लॉक टेक्निक, अवॉइड लॉकिंग द एंटायर मैप, पूरे मैप को लॉक नहीं कर रहा है, लॉक ओनली पर्टिकुलर सेगमेंट और बकेट। ये बकेट 0 हुआ,
ये बकेट 1 हुआ, बकेट 2 हुआ, ठीक है, वो लॉक करता है। दिस इज आल्सो नोन एज सेगमेंट और बकेट लेवल लॉकिंग। दिस अलाउ मल्टीपल थ्रेड टू रीड राइट कंकरेंट विदाउट लॉकिंग ईच अदर। अगर यहाँ पे T2 एक्सेस कर रहा है, T1 एक्सेस कर रहा है, तो T2 कर रहा है, तो T3 कर रहा है, तो T4 कर रहा है, ऐसे चल सकते हैं। सेकंड थ्रेड मैंने बताया चल, तो वही कह रहा है कि विदाउट लॉक कंकरेंट कितनी चल सकती है, रीड और राइट ऑपरेशन मल्टीपल हो सकते हैं, 16। वो कितना होगा, 16 होगा। 16 क्यों होगा, क्योंकि 16 बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी है। द डिफॉल्ट कैपेसिटी is 16, so default segment count will be 50 16। we can change this also new। हम इसी कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। देखो, अब यहाँ पे हैश मैप बात करते हैं कि पिछले जब हैश मैप बात की तो डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी हमने क्या लिया था, 16 ली थी। अब उसका लोड फैक्टर क्या लिया था, 0.75 था। मतलब तो 100 में से 75 जो है परसेंटेज फुल होगा, तब एक नया क्रिएट करें, ऊपर जाए। अब इस चीज की जो डिफॉल्ट कैपेसिटी है, एक तो हैश मैप में 3 कंस्ट्रक्टर होते हैं, जिसकी इनिशियल कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा सकते हैं। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन कि डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करें, हमको तोड़ना है। तो एक 3 कंस्ट्रक्टर होते हैं हैश मैप में, ठीक है। डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी, आप उसके अंदर हैश मैप में कैपेसिटी प्रोवाइड करो, जैसे 32 प्रोवाइड करोगे तो वो डिफॉल्ट जो है क्या बनेगा, डिफॉल्ट तो 16 होता है। अगर आप कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहे हो 32, तो 32 टाइप मेमोरी का बनेगा। और एक होता है कि लोड फैक्टर टाइम, हमने कहा 0.75 हमको नहीं चाहिए, हमको 95 चाहिए, तो 0.95 आप पास करो। तो दूसरा कंस्ट्रक्टर क्या हुआ, जो कि एक उसकी इनिशियल कैपेसिटी तो आप पहला हो गया, दूसरा क्या, लोड फैक्टर टाइम हो गया। और जो तीसरा हुआ वो आप ये हुआ कि इनिशियल कैपेसिटी भी बदले और लोड फैक्टर टाइम भी बदले और करेंसी का लेवल भी बदले, ठीक है। यहाँ करेंसी का लेवल क्या हुआ, 16 है, 16 थ्रेड चल रहा, डिफॉल्ट काउंट। और वी कैन आल्सो सेट द कंकरेंसी लेवल, कंकरेंट मतलब पैरेलल जो लेवल चल रहे हैं उसको भी आप बदल सकते हैं, ठीक है। ये हुआ, वी कैन परफॉर्म 16 थ्रेड काउंट राइट कंकरेंटली, राइट ऑपरेशन एट ए टाइम, ठीक है। अब अब इसको क्या कहते हैं कि जावा 7 या उससे पहले, जो अभी पिछले बताया कि सेगमेंट कहते थे, लेकिन बकेट कहते हैं जावा 8 या उससे ऊपर के। और वही बताया कि मतलब थ्रेशोल्ड गैप कंकरेंसी लेवल थ्रेशोल्ड करेगा तो वो आर्बिट्री के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। देखिए जावा 8 में क्या हुआ, बकेट लेवल लॉकिंग हुआ, द सेगमेंट बेस्ड डिजाइन वाज रिमूव्ड, नाउ इट यूजेस बकेट लेवल लॉकिंग एज कंपेयर एंड स्वैप and synchronized block. This construction still accepts concurrency level, but it's ignored internally. So the number of concurrency writes is not limited to 16. It's more dynamic and scalable. ठीक है। ये जो हुआ, ये हमने डिफॉल्ट कैपेसिटी हुई, ये जावा 7 जावा पे चलता था, ठीक है। अब क्या है कि मोर डायनेमिक लिख रहा है ना, कंकरेंसी राइट इज नॉट लिमिटेड टू 16। अब ये 16 पे लिमिट नहीं रह गया, आपको बताना है कि कंकरेंट मॉडिफिकेशन, कंकरेंट हैश मैप की इंटरनल वर्किंग क्या है। तो आप सिंपल एक एग्जांपल लोगे, ठीक है। डिफॉल्ट कैपेसिटी 16 है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लॉकिंग अ होल मैप, वी कैन लॉक अ पर्टिकुलर सेगमेंट लाइक अ बकेट 0 बकेट 1। तो ये चीज होती है इंटरनल वर्किंग ऑफ कंकरेंट हैश मैप। तो इतनी चीजें आपको बतानी है। और एक जब हमने पूरा पढ़ लिया कि एरे क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, डिफरेंस पूछते हैं, ठीक है। लिस्ट होता है, एरे लिंक लिस्ट वेक्टर होता है, ठीक है। लिस्ट की इंटरनल वर्किंग पढ़ी, सेट की इंटरनल वर्किंग पढ़ी, सेट के बारे में जाना। उसके बाद फिर फेल फास्ट फेल सेव पढ़ा, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन पढ़ा, ठीक है। कॉपी एंड राइट एरे लिस्ट या एरे सेट की इंटरनल वर्किंग पढ़ी। और ये सारी चीजें होती क्या है, ठीक है। सेट सेफ मैनर क्या होता है, कंकरेंट हैश मैप इंटरनल वर्किंग पढ़ी, बकेट लेवल लॉकिंग या सेगमेंट लेवल क्या होता है, ठीक है। अब ये पढ़ा। अब ये जो एक्चुअल जो है, जो कलेक्शन का हायरार्की होती है, वो होती है ये, ठीक है। एक इटरेबल जो कि सुपर इंटरफेस होता है, उसको एक्सटेंड कर रहा होता है कलेक्शन इंटरफेस। और लिस्ट, क्यू और सेट, ये सारी चीजें होती है।
की एक अलग की वैल्यू पेयर फॉर्म में होता है, इसलिए ये अलग है, ये कलेक्शन या एट्रीब्यूट से नहीं कनेक्टेड। ठीक है। हमने क्यू की बात नहीं की क्योंकि क्यू आपको पता ही होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर पे काम करता है। लिस्ट आपका पता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट में डेटा सीकर आपने थोड़ा बहुत जाना ही है, क्योंकि ये ज्यादा कोई पूछता नहीं, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये मैनर होता है। ठीक है, मैं मोस्टली सब यही पूछते हैं कि लिस्ट क्या होता है, एरे लिस्ट की मतलब लिस्ट की इंटरनल वर्किंग बताओ। ठीक है, सेट की इंटरनल वर्किंग बताओ, कंकरेंट नोटिफिकेशन एक्सेशन बताओ, फेल फास्ट फेल सेव बताओ, कॉपी एंड राइट एरे लिस्ट की इंटरनल वर्किंग बताओ, एरे सेट की कॉपी एंड राइट एरे सेट की इंटरनल वर्किंग बताओ, कंकरेंट हैश मैप की इंटरनल वर्किंग बताओ, बकेट लेवल लॉकिंग क्या होता है वो बताओ। ठीक है, तो इस केस में ये सारी चीजें होती है। ठीक है, और सॉर्टेड मैप और सॉर्टेड ट्री और नेविगेबल दो चीजें होती है, एक सॉर्टेड होती है, नेविगेबल। सॉर्टेड का मतलब होता है कि देखिए दो तरीके होते हैं, एक होता है कंपेरेबल और दूसरा होता है कंपेरेटर। ठीक है, कंपेरेबल क्या होता है कि डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर होता है, और कंपेरेटर क्या होता है, कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर। ठीक है, एक डिफॉल्ट जैसे कोई वैल्यू है, हमने लिखा 5, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक नॉर्मल सा, हमने लिखा 4, 78, 8, 0, 2, 9। ठीक है, ऐसे बहुत सारी वैल्यू ली। सॉर्टिंग का आपको मतलब समझ में आ रहा है कि पहले 0 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए, फिर 56 आना चाहिए, फिर 78 आना चाहिए, फिर ऐसे आना चाहिए। सॉर्टिंग तो यही, ये क्या है, अनसॉर्टेड है। अब सेम इसी चीज का हम कलेक्शन में लेते हैं कि हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कलेक्शन डेटा है जो कि अनसॉर्टेड है, अब उसको हमको सॉर्ट करना है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया, एक मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एम्प्लॉय नाम की क्लास है। ठीक है, उसके अंदर फील्ड हुआ, मान लिया नेम हुआ। ठीक है, अब सैलरी हुआ। ठीक है, ये दो चीज हुई, नेम हुआ या सैलरी हुई। अब और बहुत सारे हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ठीक है, जैसे हमने लिस्ट का अलाई डॉट ऐड करोगे, आप एम्प्लॉय बना दो। कंस्ट्रक्टर सपोज कि आपने बनाया हुआ। ठीक है, आपने बना हुआ। ठीक है, ऐसे आप मल्टीपल ऐड करते हो वैल्यू। ठीक है, अब चूंकि हर एक ऑब्जेक्ट क्या है, अब इसमें सॉर्टिंग का मतलब या तो किसी का नाम होगा, हो सकता है हम मान के चलते हैं कि अनुभव हो, किसी का नाम आईटेक हो, किसी का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि हमको सॉर्टिंग करनी है नेम नेम के बेस पे। ठीक है, हमने कहा कि आपको नेम के बेस पे सॉर्टिंग चाहिए। ठीक है, और या तो सैलरी के बेस पे सॉर्टिंग चाहिए या किसी के बेस पे सॉर्टिंग चाहिए। ये इस सिनेरियो के बेस पे आप ये कंपेरेबल या कंपेरेटर का यूज करते हो। ठीक है, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर कंपेरेबल का होता है कि डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर पे काम करता है, ये बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर ये जो आपका हुआ कि बाय नेम चाहिए, बाय सैलरी हुआ, तो कस्टमाइजेशन करना है आपको। आप एक काम करते हो कि एक क्लास बनाते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो कंपेरेटर से। ठीक है, कंपेरेटर के अंदर शायद कंपेयर और कंपेयर टू दो मेथड होते हैं कंपेरेबल और कंपेरेटर में। कंपेरेबल में क्या होता है कि सर कंपेयर मेथड होता है, कंपेरेटर में कंपेयर टू, तो देख लेते हैं। ठीक है,
इक्वल्स और कंपेयर टू दो मेथड का। ठीक है, कंपेयर इंटरफेस में क्या होता है, मेल में कंपेरेबल में कंपेरेटिव होता है और कंपेरेटर में यानी कि कंपेयर होता होगा। ठीक है, ये देखिए, एक एक क्लास बनाओगे आप, इंप्लीमेंट करो कंपेरेटर इंटरफेस से। ठीक है, अब उसके अंदर कंपेयर नाम के मेथड को ओवरराइड करोगे। अब यहाँ पे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को आप कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से कस्टमाइज सॉर्टिंग करते हो। और कंपेरेबल में क्या करते हो, कंपेयर में भी ये करते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से परफॉर्म करते हो। इन दोनों चीजों का आजकल जावा एट में नॉर्मली कर दिया गया, इसलिए मैक्सिमम टाइम नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी पूछा जाता है। कंपेरेबल और कंपेरेटर में डिफरेंस पूछा था, आप ये सिंपल बोलो कि कंपेरेबल जो है डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर पे करता है, और कंपेरेटर जो है कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर पे करता है। अब चूंकि पूछेगा, अब और पूछेगा क्या होता है, कंपेरेबल में कंपेरेबल इंटरफेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर कंपेयर टू नाम का मेथड होता है। ठीक है, जिसको आप ओवरराइड करके इसको परफॉर्म कर सकते हो। कंपेरेटर में क्या होता है, कंपेरेटर में कंपेयर नाम का मेथड होता है। अब इसमें आप जिस टाइप का है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, दो ऑब्जेक्ट लिखा, जिस टाइप का, यानी कि मेरा टाइप क्या है, मेरा टाइप है एम्प्लॉय नाम क्लास को। और एम्प्लॉय का आप चाहे नेम के बेस पे कर दो, चाहे सैलरी के बेस पे, जिस बेस पे सॉर्टिंग करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी सी चीजें हैं, इतना सा हुआ हमारा अबाउट द कलेक्शन। ये सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है। बहुत ही जल्दी आपको अनुभव टेक नाम की वेबसाइट मिलेगी, जहाँ पे ये मैंने जो भी पढ़ा है, ठीक है, ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।